नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज तक। ऑपरेशन नरेंद्र मोदी, हमारी एक खास पेशकश हम शुरू करने जा रहे हैं और आपको बता दें क्या है ऑपरेशन नरेंद्र मोदी में। जरा ध्यान से देखें। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में उनके ऊपर खतरा सबसे ज्यादा था। बल्कि यह कहा जाए कि आतंकवादियों ने उनके चुनाव प्रचार में उनको टारगेट भी बनाया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बात का खुलासा किया है खुद सिमी के उस आतंकी ने जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट। 16वीं लोकसभा की लड़ाई में सबसे ज्यादा दांव पर लगी है नरेंद्र मोदी की शख्सियत। इनके दम पर बीजेपी 10 साल बाद सत्ता के सपने देख रही है। आज यहां से जुगल बनना चाहिए। इनके हौसले पर एनडीए की मुरझाई हुई हस्ती खिलखिलाने लगी। इनके निशाने पर राजनीतिक विरोधी होते हैं और विरोधियों के निशाने पर मोदी। लेकिन इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच मोदी किसी और के निशाने पर भी है, एक खतरनाक और जानलेवा निशाने पर। मोदी की जान पर खतरा बनकर मंडराने वाला आज खोलेगा सबसे बड़ी साजिश का सबसे बड़ा राज। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज बोलेगा मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन। आज सामने आएगा मोदी पर जानलेवा हमला करने का सिमी का आतंकी प्लान। आज आप जानेंगे कि कहां पर, किस जगह पर मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। मैं कहाँ मिल रहा हूँ? दुकान पे, पेड़ के नीचे। एक होटल है, उसी के बाहर में। होटल का नाम तो नहीं जानते सर, उधर कोई बोर्ड नहीं है। जो सवाल कयासों की धुंध में गुम था, वो सवाल अब आतंकी से अफसरों की पूछताछ के वीडियो के रूप में आपके सामने आएगा। और हां, आप जानेंगे कि सिमी के आतंकवादी ने दिल्ली पुलिस और एनआईए को क्या क्या बताया। आप ये भी जानेंगे कि मोदी के खिलाफ ब्लैक ब्यूटी वाली साजिश क्या है। और आप ये भी जानेंगे कि मोदी के दुश्मन सिमी के 30 आतंकी छिपे कहां हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और देखते जाइए ऑपरेशन मोदी। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन नरेंद्र मोदी, हमारी इस खास पेशकश में हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर इस स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कैसे तैयार होती है। यह जरा ध्यान से देखें आप। यह है नरेंद्र मोदी की सुरक्षा। पहली चीज से शुरू करते हैं, सबसे पहले यहां पर जाते हैं। नरेंद्र मोदी जिस विमान से लैंड करते हैं, पॉइंट नंबर 1, ये देखिए, यहां पे जब इनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो इस हेलीकॉप्टर के आसपास सुरक्षा का घेरा होता है, कोई भी वहां पे नजदीक में नहीं जा सकता है। यहां पर आप देखें, ध्यान से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर के आसपास सुरक्षा का घेरा होता है। नंबर 2, जब नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं अपनी गाड़ी तक, उनकी खास गाड़ी होती है, हमेशा आपने उनको देखा होगा इस काले रंग की गाड़ी में। इस गाड़ी के आसपास भी सुरक्षा का घेरा होता है, उनके साथ बाकायदा पुलिस मौजूद होती है और पुलिस के अलावा गुजरात पुलिस होती है, एनएसजी होती है। ये जब आगे घेरा बढ़ता है तो आपको एक चीज यहां पर बताना बड़ा रोचक हो जाता है कि उनकी जो गाड़ी का काफिला होता है, ये गाड़ी के काफिले को जरा ध्यान से देखें आप। ये सारी गाड़ियों के काफिले को एक एक को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। यहां पर एक फायर फाइटिंग इंजन होता है जिसको हम फायर ब्रिगेड के तौर पर कह सकते हैं। एक एम्बुलेंस होती है, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो ये एम्बुलेंस होती है। एक स्थानीय पुलिस स्क्वाड जो वहां का लोकल पुलिस स्क्वाड होता है। लेकिन अब जरा ध्यान से समझें, इनके गाड़ी के काफिले के आगे सबसे पहले होता है बुलेट प्रूफ जैमर, जो सारी चीजों को जैम करता है, सारे खतरों को निष्क्रिय करता जाता है। ये इनकी अपनी गाड़ी होती है। एनएसजी स्क्वाड की एक गाड़ी यहां पर होती है, गुजरात पुलिस का स्क्वाड होता है, लेकिन एनएसजी की दूसरी गाड़ी यहां पर होती है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए 3-3 एनएसजी की टीम्स होती हैं, गाड़ियां 2 जा रही होती हैं। कैसे? पहली एनएसजी की टीम वो होती है जो अपने ऊपर हिट ले लेती है अगर कभी कोई हिट आ जाए, दूसरी वो होती है जो पूरी तरीके से कवर करती है, और तीसरी वो होती है जो उनको वहां से लेके इवैक्यूएट करे, वहां से ले जाए। 2 गाड़ियों में एनएसजी के कमांडोज आते हैं, फिर एक पायलट गाड़ी जो आगे चलती है। और इस दरमियान आपको एक चीज और बताना बहुत जरूरी हो जाता है,
जब नरेंद्र मोदी इस गाड़ी के काफिले से निकल रहे होते हैं, ये गाड़ियों का काफिला जा रहा होता है, छतों पर दूरबीन लेकर बाकायदा पुलिस के स्क्वाड लगे रहते हैं। जितने भी सीवर लाइंस हैं, जितने भी मैन होल्स हैं, वहां पर उन सब की चेकिंग हो चुकी होती है। वहां पर भी पुलिस का पूरा पहरा मौजूद होता है। जहां जहां से उनकी ये गाड़ियां निकलती हैं, वहां वहां से उनकी गाड़ियां उन रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, पूरा बैरिकेडिंग कर दी जाती है, और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है बैरिकेडिंग खोल दी जाती है। जब नरेंद्र मोदी इस मंच तक पहुंचते हैं, जिस मंच पर अक्सर आप देखते हैं नरेंद्र मोदी को बोलते हुए, ये देखिए, ये 5 कदम नहीं है, ये 5 अगर कहा जाए डिफेंस है, ये 5 सिक्योरिटी वॉल्स है उनकी। जब वो यहां तक पहुंचते हैं तब भी उनके पास बाकायदा एनएसजी के कमांडो मौजूद होते हैं और हर कोई उन तक यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन अपने जितने भी दर्शक हैं उनको एक चीज बताना चाहेंगे, ये आपने पूरी सिक्योरिटी देखी, कितना भव्य होता है ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट उनका। उसके बावजूद भी अगर पटना वाली घटना घटती है या उसके बावजूद भी आतंकियों के वो निशाने पर हैं, तो ये चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो हम ऑपरेशन मोदी में अभी पूछने जा रहे हैं वो ये है कि आज जब यासीन भटकल को पकड़ा गया तब पता था नरेंद्र मोदी निशाने पर है, उसके बावजूद भी पटना की घटना घटती है। और अभी की जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी से पूरी तरीके से मिलती जुलती रिपोर्ट है कि आखिर कैसे संभव है कि नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाता है इतने सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद भी पटना में। और इस बात का खुलासा खुद उस आतंकी ने किया, सिमी के, जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था। नाम इम्तियाज, परिचय सिमी का सदस्य, टारगेट नरेंद्र मोदी। ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात करने वाले क्या उनको पिछले साल 27 अक्टूबर की पटना रैली पर जितनी नजर बीजेपी की नहीं थी, उससे ज्यादा आतंकवादियों की थी। नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली को यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन उसी रैली में सालों से खामोश रहने वाला आतंकवादी संगठन सिमी भी अपनी आतंकी साजिश लेकर घूम रहा था। आज यहां से जुगल बनना चाहिए। मोदी की पटना रैली में वो सीरियल ब्लास्ट महज दहशत फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि आतंकवादियों का मंसूबा तो सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का था। इस सनसनीखेज सच्चाई का खुलासा किया है सिमी के ही आतंकवादी इम्तियाज ने, जिसे पटना स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये कोई आम आतंकी नहीं, बल्कि सिमी का वो मोहरा है जिसने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को निशाना बनाने का ठेका लिया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि सिमी के आतंकी इम्तियाज ने मोदी को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया था कि एक कान की भनक दूसरे कान को भी ना लगे। आज पहली बार कैमरे के सामने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर एक आतंकी खुद बोलेगा। पहली बार एनआईए के अफसरों की पूछताछ का वीडियो में आतंकी इम्तियाज की एक एक हरकत आपको दिखाई देगी। ये वही आतंकी है जिसने इंडियन मुजाहिदीन से एक कदम आगे बढ़ते हुए हजारों लोगों के बीच नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची। आज तक के हाथ लगा एक ऐसा वीडियो जिसमें मोदी की पटना रैली में सीरियल ब्लास्ट के अलावा एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सिमी के इस आतंकवादी इम्तियाज ने एनआईए के अधिकारियों की पूछताछ में कबूल किया कि मोदी सिमी के निशाने पर थे और पटना धमाके के बाद उन्हें एक जगह पर मिलना था। बताया सामने ही। नहीं पानी 2 फुट पर ज्यादा नहीं। दवा नहीं, दवा ला रहा है, पियो ना पानी 2 फुट पियो। कहाँ बोला था? मस्जिद के सामने कहाँ? मस्जिद है ना सर, मस्जिद के बाहर में एक जगह है, मैंने कोई ऐसा नाम नहीं है, फेमस जगह। ठीक है, बगल में।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मोदी को निशाना बनाने के बाद सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकियों को एक जगह मुलाकात करनी थी। सुनिए, मोदी की रैली में आतंकी इम्तियाज ने धमाके के बाद कौन सी जगह पर इकट्ठा होने का प्लान बनाया था। सर मैं कहाँ मिल रहा हूँ? दुकान पे, पेड़ के नीचे, एक होटल है उसी के बाहर में। नाम तो नहीं जानते सर, कोई बोर्ड नहीं है। सिमी के आतंकी का नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए, क्योंकि अब तक सारा फोकस इंडियन मुजाहिदीन पर था। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां ये मान चुकी थी कि सिमी अब बीते हुए कल की बात हो चुका है, लेकिन सिमी के आतंकी ने जो कुछ किया उससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। मोदी की पटना रैली में कड़ी सुरक्षा के बावजूद सिमी के आतंकियों ने अपने खतरनाक मंसूबे में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। उस रैली में हुए धमाके से साफ हो गया कि मोदी की सुरक्षा पर आतंकवादियों की शातिर नजर है और इससे बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम जरूरी है। सिमी के आतंकी इम्तियाज ने एनआईए और दिल्ली पुलिस को एक ऐसा राज बताया जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इम्तियाज ने मोदी के खिलाफ चैलेंज देकर आतंकी प्लान बनाया, यानी ये सीधा सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती थी। वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा। कैमरामैन सैयद वकार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें एक चीज बड़ी गौर करने वाली थी, वो ये थी कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी पर हमला होने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर अटैक प्लान किया जा रहा है। लेकिन यह चीज जो सामने आई है कि सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, बल्कि सिमी और इसके अलावा आईएसआई और इंडियन मुजाहिदीन मिलकर इतना बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं, ये हैरानी वाली खबर थी, क्योंकि यहां पर सिमी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं हम यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं किरण बेदी जी, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। आप सब बड़ा अच्छी तरीके से जानते हैं उनका। स्वागत है आपका किरण जी। हमारे साथ हैं पीके मिश्रा जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई, आपका स्वागत है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। ठीक मेरी बाईं तरफ आरएसएन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं, आपका भी स्वागत है सिंह साहब। लेकिन मेरा पहला सवाल किरण जी से। किरण जी, एक अपने आप में एक अलार्मिंग कॉल है, खासकर ये देखते हुए कि आईएसआई डायरेक्ट यहां पर सीधे सीधे कनेक्ट होता है सिमी से। खबर यह भी आती है कि सिमी ने बकायदा अपनी एक सुसाइड फोर्स बनाई है, ऐसी रिपोर्ट्स आई, जिसका नाम शाहीन है। यानी सिमी पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है एक आदमी को टारगेट करने के लिए, और जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नोन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है कि इनके टारगेट्स कौन कौन पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट ये है कि देश में आतंक फैलाना। और ये कई अगर थोड़े साइलेंट हैं तो इस वक्त ये थोड़े स्लीपिंग हैं, ये गए नहीं हैं, इसको कहते हैं स्लीपिंग ग्रुप्स। सो इसलिए आपको इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमारे देश में इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, क्योंकि एक तो है सेंट्रल एजेंसी और दूसरी है स्टेट एजेंसीज, और तीसरी चीज है कि अगर एक जगह आतंकवादी का हादसे नहीं होता है तो इसका यह नहीं मतलब है कि वहां सिमी एक्टिव नहीं है, सिमी दूसरे स्टेट से एक्टिव है। सो इसलिए सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन, अगर वो टेररिस्ट एक्ट नहीं भी हो रहा उस स्टेट में, मान लीजिए केरला में स्टेट एक्ट टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक्टिव कहीं और होगा, और यहां जहां एक्टिव हुआ है तो हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर्स किसी और जगह हो। मान लीजिए एक दिल्ली में अगर एक्ट हुआ तो जरूरी नहीं है दिल्ली में ही वो सिमी एक्टिव हो, वो दूसरे स्टेट्स में एक्टिव स्लीपिंग होगा, एक्टिव होगा दिल्ली में, होगा दूसरे स्टेट में स्लीपिंग। सो इसलिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, मैं दोबारा ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इंटेलिजेंस एक जहां क्राइम होता है वो जरूरी नहीं है वहीं लोग वो रहते हैं। मैम वो दूसरे स्टेट्स में रह के स्लीपिंग सेल्स की आप बात कर रही हैं, आतंक दूसरी जगह फैलाते, इसलिए सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस दोनों में तालमेल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन
आपने जो पॉइंट रेज किया, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा किरण जी। अलग अलग रखती है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं ऑपरेशन नरेंद्र मोदी, किस तरीके से सिमी के एक आतंकी ने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी निशाने पर थे। लेकिन अपने दर्शकों को यह बताने से पहले कि आईएसआई कैसे इन्वॉल्व था, आईएसआई और दाऊद का क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें बताने से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जोगिंदर जी मेरे साथ है। जोगिंदर जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की वनरेबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं जो उनका सुरक्षा घेरा है, सब कुछ। लेकिन वाराणसी में जो हमने रैली देखी, उनकी रोड शो देखा या जो कुछ भी देखा, उसके लिहाज से जो सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जाहिर सी बातें किए होंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ऐसे मोमेंट पे वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सैक्रिफाइस हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरी बात ये मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, ये जहाँ तक आईएसआई का ताल्लुक है, 1993 बम ब्लास्ट की स्टेटमेंट जब सीबीआई ने रिकॉर्ड की थी, बड़ा क्लियरली आया था कैसे उनको वेपन मिले थे। अबू सलीम अभी भी जेल में है, दाऊद के ऊपर भी यही शक था, उसके भाई बहन आ गए। हमारी मुश्किल देश में यह है कि कोई एंटी टेररिज्म कानून नहीं थे कानून, सरकार बदली 2004 में तो उन्होंने सारे कैंसिल कर दिए। अब आप चाहते हैं हर चीज के लिए आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस मिले, विटनेस आके कोर्ट में है, तो कहां से मिलेगा? दूसरी बात यह है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को नहीं, कांग्रेस लीडर पर्टिकुलरली राहुल गांधी को, वो कई बार नॉर्म ब्रेक कर देते हैं, वो नहीं करने चाहिए। मैं समझता हूं मोदी जी कोऑपरेट करते रहे हैं। सर, आपके इसी थॉट को मैं आगे लेके जाऊंगा, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। मिश्रा जी हमारे साथ है। सर, मैं क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पीके मिश्रा, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ हैं। सर, जो ये रोड शोज होते हैं, वेरी क्विक रिएक्शन, क्या इसमें सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है? क्या वो सिक्योरिटी जो है ये लोगों से मेल मिलाप के चक्कर में उसकी बलि नहीं चढ़ जाती है? बिल्कुल आप सही बताए। आप ये चीज हमको अब भूल जाना चाहिए। अभी तो हम भूल गए हैं कि राजीव गांधी का जो इंसिडेंट हुआ था वो हमारे अभी दिमाग से चला गया है। इंदिरा गांधी का भी एपिसोड हुआ है। ये दो चीज और मैं बताऊंगा। हमारे देश में खालिस्तान फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स और जो कश्मीरी मिलिटेंट्स, ये कहीं पर भी छुपे रह सकते हैं। हम सिमी के साथ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा, इनके साथ साथ आईएसआई के साथ साथ हम खालिस्तान टाइगर फोर्स और कश्मीरी मिलिटेंट्स को भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। और ये इनका जो है, जो जितने बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हमारा देश में है, 6 करोड़ से भी ज्यादा है, और उनका तादाद जितना है, उनका वो सभी स्टेट्स में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी शहर में मौजूद है। तो इनको रहने का जगह बहुत। और इस टाइप का रोड शो में जब पब्लिक के नजदीक या तो राहुल गांधी जी आते हैं या मोदी जी आते हैं, तो चूक हो सकता है, सिक्योरिटी में चूक हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। राजीव गांधी जैसा एपिसोड हो भी सकता है। इस चीज को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। आप जो बता रहे हैं कि ये जो रोड शो होते हैं, जो लोगों से इंटरैक्टिव प्रोग्राम होते हैं, लोगों से मेल मिलाप बढ़ाने के तरीके होते हैं, इसमें सुरक्षा व्यवस्था में काफी चूक होती है। मेरे साथ अरविंद ओझा है हमारे सहयोगी, कुछ और फैक्ट्स इनके पास हैं। आरएसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे कुछ चीजें जानना चाहेंगे। लेकिन आईएसआई का प्लान क्या था, आईएसआई का रोल क्या है इस सब के पीछे? इस खास पेशकश के दरमियान अभी बीजेपी ने मांग की है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति से अपील करती है कि देश के भावी प्रधानमंत्री श्री मोदी की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि भारत विरोधी आतंकी संगठन उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मोदी की बढ़ाई जाए सुरक्षा। अभी बीजेपी ने जो ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं एक बार फिर से। बीजेपी ने राष्ट्रपति से अपील करती है कि देश के भावी प्रधानमंत्री श्री मोदी की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि भारत विरोधी आतंकी संगठन उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको ये दिखा रहे हैं। लेकिन अब वापस लौटते हैं हमारी खबर पर, जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया है कि कैसे नरेंद्र मोदी निशाने पर थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जो तैयारी होती है वो ध्यान से देखें आप। हेलीकॉप्टर से जब वो उतरते हैं तो यहां पे बकायदा हेलीकॉप्टर के आसपास सुरक्षा घेरा होता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी गाड़ी होती है जो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ एक गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन उस गाड़ी को घेर के रखती हैं और गाड़ियां, एक फायर ब्रिगेड, दूसरी एम्बुलेंस, तीसरा स्थानीय पुलिस स्क्वाड। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है बुलेट प्रूफ जैमर का, जो ठीक आगे चलती है, उसके ठीक पीछे एनएसजी स्क्वाड
गुजरात पुलिस का स्क्वाड और सबसे आगे पायलट गाड़ी, और पायलट गाड़ी से पहले एनएसजी स्क्वाड एक और चलता है। दो एनएसजी स्क्वाड की गाड़ियां चलती हैं और 3 टीम वहां पर मौजूद होती हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एनएसजी क्वाड्रन जो रहता है उनका पूरा घेरे में रहता है और यहां पर एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। 60 फीट की कम से कम दूरी होती है मंच और लोगों के बीच में, ये मैंडेटरी है। इस तरीके से इनकी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद रखी जाती है। इस वक्त आपको बता दें एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे सामने आ रही है उससे भी आपको अवगत करा दें। हमारे सामने एक और खबर यह आ रही है कि सदर नागौरी को बाकायदा दिल्ली लाया गया है आईएसआई चीफ। ये एक और हमारे सामने बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरी, फैजल करके आईएसआई का एक आतंकी है, सिमी का, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, सदर नागौरी सिमी का जो चीफ है उसको दिल्ली लाया गया है और बाकायदा अहमदाबाद से नागौरी को दिल्ली लाया गया है। और दूसरा, मध्य प्रदेश की जेल से डॉक्टर फैजल को भी दिल्ली लाया गया है। ये इस वक्त की 2 बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। यहाँ पर किरण बेदी जी हमारे साथ हैं, RSN सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी मौजूद हैं और हमारे साथ हैं PK मिश्रा जी। इसके साथ हमारे साथ अरविंद ओझा हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को किस तरीके से टारगेट पर लेने का प्लान न सिर्फ सिम्मी का था बल्कि सबके पीछे ISI और इंडियन मुजाहिदीन की साजिश। क्या है यह साजिश? ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। आतंकी संगठन सिमी, टारगेट मोदी। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, टारगेट मोदी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, टारगेट मोदी। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और पाकिस्तान में खलबली मची है। यह खलबली तो पिछले साल से ही सुगबुगाने लगी थी और हां, पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक आतंकवादी संगठनों के निशाने पर मोदी हैं। मोदी के खिलाफ आतंकी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अकेले सिमी ने नहीं ली, बल्कि उसने इंडियन मुजाहिदीन से हाथ मिलाया और ये सब कुछ हुआ ISI के इशारे पर। जी हां, पाकिस्तान में बैठे ISI के आकाओं ने साजिश रची और मोहरा बनाया सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को। NIA ने सिमी के आतंकी इम्तियाज से पूछताछ और बरामदगी के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। पटना कोर्ट में दी गई चार्जशीट में सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है इम्तियाज ने पहले मोदी को करीब से गोली मारने का प्लान बनाया था, लेकिन सुरक्षा की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। मोदी को निशाना ना बना पाने के बाद उसने रैली को टारगेट करने की प्लानिंग की। रैली में पहले मोदी को टारगेट करना था, उसके बाद भगदड़ मचती और फिर भीड़ के बीच धमाका करते हुए मोदी के पास पहुंचने का प्लान था। सिमी के आतंकी इम्तियाज को अब दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी का सियासत में कद बढ़ने से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने तमाम आतंकी संगठनों को एकजुट कर मोदी पर अलग अलग तरीके से हमला करने की प्लानिंग की, यहाँ तक कि सिख आतंकवादियों को भी। अंग्रेजी पत्रिका ओपन के मुताबिक 26 अक्टूबर 2013 को लाहौर के हाउस नंबर G541 DHA फेज 5 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय सिख चरमपंथियों के साथ एक बैठक की। इसमें सिख उग्रवादी लखबीर सिंह रोड और जगतार सिंह तारा को मोदी की रैलियों में गड़बड़ी करने के लिए बारूद पहुंचाने में मदद करने को कहा गया। उधर नेपाल के विराट नगर में इस्लामिक संगठन के दफ्तर में सिमी के आतंकवादियों की गुपचुप बैठक हुई, जहां ये कहा गया कि मोदी का काम तमाम करने के लिए लोगों की जरूरत है। ड्रग्स मामले में थाईलैंड की जेल में बंद डी कंपनी के लिए काम करने वाले मुन्ना झिंगरा ने पाकिस्तान में अपने एक सहयोगी को कहा कि जेल से निकलने के बाद वो मोदी को खत्म कर देगा। और सबसे बढ़कर जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने अपने आतंकवादियों से कहा है कि मोदी की हत्या कर देंगे अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने सिमी के स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। दरअसल पिछले साल मई में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद यासीन भटकल को पाकिस्तान से एक पैगाम आया। भारत में बड़े नेताओं और पुलिस वालों पर हमला बोलने का समय आ गया है। अगर तुम सोचते हो कि सत्ता प्रतिष्ठान तुम्हें नोटिस में ले तो बड़ा प्लान बनाओ और बड़े हमले करो। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इम्तियाज से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि सिमी के करीब 30 स्लीपर सेल खास तौर पर मोदी को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इम्तियाज को दिल्ली पुलिस तहसीन और वकास के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। आतंकवादियों में एक बेहद खतरनाक आतंकवादी है जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। जी हाँ, ब्लैक ब्यूटी को ही मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है।
ब्लैक ब्यूटी यानी हैदर अली, जो संगठन में भर्तियां करने के साथ साथ बम बनाने की ट्रेनिंग भी देता है। ब्लैक ब्यूटी उर्फ हैदर अली सिमी का ऐसा आतंकी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी संख्या में भर्ती करने में माहिर है। ब्लैक ब्यूटी पर एनआईए ने पटना ब्लास्ट के सिलसिले में 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। हालांकि वो बहुत दिनों से हाथ नहीं आया है, लेकिन इम्तियाज की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए ब्लैक ब्यूटी और उसके 30 स्लीपर सेल की तलाश काफी अहम हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अरविंद की रिपोर्ट आपने देखी। अरविंद, ये जो जुगलबंदी है सिमी और आईएसआई की, ये अब क्या एकदम डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया? क्योंकि सवाल ये है कि अक्सर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और जो एक आम जनता उसके मन में एक परसेप्शन आ गया है कि इंडियन मुजाहिदीन को जिस तरीके से उसकी कमर तोड़ी है वो पनप नहीं पा रहा है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों अगर बात की जाए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फिर एनआईए, दोनों ही ने ही इंडियन मुजाहिदीन को फोकस किया और देश भर से तमाम बड़ी गिरफ्तारियां हुई। यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर था, उसको गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसियां पीठ थपथपा रही थी, लेकिन उसके ठीक बाद पटना में नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट किया गया, बाकायदा प्लान बनाया गया और इसका कोडवर्ड भी रखा गया। आतंकवादियों ने इसका कोडवर्ड भी रखा, ऑपरेशन मत्स्य यानी मछली। और उसके बाद जो तमाम एजेंसियां थी वो लगातार नरेंद्र मोदी पर खतरा बता रही थी, उसके बावजूद भी स्ट्राइक किया। जब जांच हुई उसके बाद ये खुलासा हुआ कि दरअसल इंडियन मुजाहिदीन के साथ साथ सिमी भी एक्टिव है और सिमी ने बीड़ा उठाया था, मारने का ठेका लिया था नरेंद्र मोदी को। तो जाहिर तौर पर आप जो बता रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। हमारे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर RSN सिंह जी मौजूद हैं। सिंह साहब, एक जो जिस पटना धमाके का ये जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद एक सीक्रेट नोट प्रिपेयर किया जाता है, बाकायदा एक उस सीक्रेट नोट में ये लिखा गया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, कि दाऊद इब्राहिम से ISI ये कहता है कि हिंदुस्तान में फिर से आतंक की गतिविधियां शुरू करें। बाकायदा उसमें कहा जाता है कि आईडी से काम नहीं चलेगा, सुसाइड धमाका करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लेना पड़ेगा। क्या दाऊद इब्राहिम फिर से एक्टिव हो रहा है? देखिए, ये जो ISI, दाऊद और ये जो लश्कर तोयबा लिंक जो है, इनका रोल के बारे में मैं आपको बाद में आऊँगा। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था ISI का रोल। तो ISI किस तरीके से अब हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पहले वो अभी अफ़गानिस्तान में भी तालिबान के थ्रू कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। इसका देखिए, ये साजिश बहुत बड़ी है और साजिश ये है कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस पूरे इलेक्शन चुनाव का जो डोमिनेंट थीम है वो है स्टॉप मोदी। एक डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, चाहे बीजेपी पावर में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मोदी को नहीं आने देना है। तो जब आप इस तरह का थीम लेके चलते हैं तो आप उसमें इनमिकल ओवरटोन्स डाल देते हैं, मोदी को आप दुश्मन की तरह देखने लगते हैं और फिर आपने एक इन्वायरमेंट तैयार किया और उसी इन्वायरमेंट के तहत ये पटना में जो ब्लास्ट जो हुआ, मैं वहाँ खुद मौजूद था। एक दिन पहले मैंने वहाँ का जो डायस बना था मोदी के लिए, मैं डायस तक गया, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। दूसरे दिन जब ब्लास्ट हो रहे थे तो मैं वहीं पे था। और अब आपको लार्जर कॉन्स्पिरेसी की मैं बात बता रहा हूँ। जब ये ब्लास्ट हुए तो एक जो वहाँ की जो सरकार थी या जो ओहदेदार थे, उनको एक ग्लानि की भावना होनी चाहिए थी। वो ग्लानि की भावना मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। वो तो ऐसे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ये बच कैसे गया। नहीं, जो आप जो पॉइंट बता रहे हैं, जस्ट लेट मी कंप्लीट। और ये पूरा पॉलिटिसाइजेशन का टेरर आप 26 से 11 से शुरू हुआ है। आप लोगों ने देश में किसी ने ये सवाल पूछा कि आखिर लश्कर तोयबा इसको हिंदू टेरर का जामा क्यों पहनाना चाहता था? 2009 में इलेक्शंस थे, इसलिए तो आप इसको पाकिस्तान डिसाइड करने चला है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। पॉइंट बता रहे हैं, किरण जी ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था यहां पर, और उसी से ये मिलता जुलता बात है कि स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज में जो कोऑर्डिनेशन की बात होती है। अभी सिंह साहब ने जो एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है, इम्तियाज ने बाकायदा ये खुलासा किया कि तहसीन अख्तर अलायस मोनू उसने
अलग अलग वीडियो दिखाए हैं, गुजरात दंगों का वीडियो दिखा के भड़काने की कोशिश की, ट्रेनिंग की लोगों की, अलग अलग चीजें बताई, बोला कि ये करने से कुछ नहीं होगा, जाओ बदला लो, ये सारी चीजें की हैं भड़काने के लिए, यानी टारगेट पर वो हैं। शो को वाइंड अप करने से पहले हमारे जितने भी मेहमान यहां पर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप और RSN सिंह जी, आप सभी से मैं एक फाइनल टेक लेना चाहूंगा। अगर बात थ्रेट परसेप्शन की जाए, आपका फाइनल टेक क्या होगा किरण जी? फाइनल टेक होगा कि हर हालत में जो जितने दिन बाकी के पॉलिटिकल कैंपेन के बचे हैं, मोदी जी की सुरक्षा बहुत बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वह स्ट्रांग इंडिया कई नेबर्स को सूट नहीं करेगा। और मिस्टर मोदी इमर्ज कर रहे हैं एज अ वेरी स्ट्रांग क्लियर हेडेड लीडर। और जो पहले कहा गया, टारगेट इज स्टॉप मोदी, पॉलिटिकली ऑल्सो, इंटरनेशनली ऑल्सो। और ये चीजें वेस्टर्न प्रेस में भी आया है, इमीडिएट नेबरहुड से नहीं, वेस्टर्न प्रेस से। सो इस देश हमारे एडवर्सरीज को सूट नहीं करता स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, इसलिए इनकी सिक्योरिटी हमको बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। आप नेबर्स की बात कर रही हैं यहां पर। मिश्रा जी, आपसे लास्ट एक, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आपको लगता नहीं है कि सारे नेताओं को खुद एक इनिशिएटिव भी लेना चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें? बिल्कुल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और मोदी जी के ऊपर बहुत थ्रेट है, उनका लाइफ के ऊपर, उसमें उनके ऊपर एरियल अटैक हो सकता है और ह्यूमन बम, पर्टिकुलरली वोमेन के द्वारा ह्यूमन बम का भी अटैक हो सकता है, गारलैंड के साथ भी हो सकता है, सू के साथ भी हो सकता है। और जो सब स्लीपिंग पार्टनर्स है, आज सिमी अगर पकड़े गए हैं तो बाकी जो एलिमेंट्स है, कश्मीरी मिलिटेंट्स हो गए और खालिस्तान कमांडो फोर्स में जो बता रहा था, और जो नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स हैं, और ये जो स्लीपिंग मिलिटेंट्स अभी है, उनके ऊपर भी नजर देना चाहिए। सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के ऊपर भी नजर रखना चाहिए। और जो होगा हमारे देश का जो मिलिटेंट ग्रुप वही करेंगे, बाकी बाहर वाले जो है IS है वो कराएंगे जरूर, लेकिन हमारा इंडियन मुजाहिदीन HM वाले मैं आपके पॉइंट से इत्तेफाक रखता हूं। जोगिंदर जी, आप कैसे इस पूरे टेक को एनालाइज करेंगे? लास्ट टेक आपका क्या होगा इस पर? देखिए साहब, ऐसा नेम इज इमैटेरियल, चाहे सिमी कह दो, चाहे लश्कर कह दो, चाहे ISI कह दो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन कह दो, फैक्ट रिमेन्स क्लियर कि जो है खतरा तो बहुत ज़्यादा है लीडर्स को, इंक्लूडिंग मोदी जी, अपोजिट जो गवर्नमेंट में है उनको भी है। जहाँ तक सिख टेररिस्ट का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पंजाब में कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती, इतनी छोटी स्टेट है जी, काफ़ी इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, उन्होंने पकड़े भी हैं, पाकिस्तान में बैठ के जो मर्जी कर दें। जोगिंदर जी, आप जो बता रहे हैं, मैं एक लास्ट टेक यहां पर लेना चाहूंगा RSN सिंह जी से। इंटेलिजेंस काफी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल तक उसको पूरा उसका असर नहीं, इंटेलिजेंस पूरी है। जी बताइए। IB का एक अलर्ट जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि सुसाइड बॉम्बर्स विल बी यूज्ड इन वडोदरा/वाराणसी। और आप बताएं वहां पर ये 23 NGOs क्या कर रही हैं वाराणसी में, जिस NGOs का कुछ लेना देना नहीं है इलेक्शन प्रोसेस से, वो NGOs आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और मेरी अपनी खबर है कि यही NGOs ये वहां विफल हो गए, गुजरात में वो इंडस्ट्री विफल हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ा खतरा है ये बहुत NGOs से। RSN सिंह जी आपका, जोगिंदर जी आपका, मिश्रा जी आपका, किरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन जॉन F कैनेडी से लेकर छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमला हुआ, हर जगह एक चीज दिखाई देती है, इंटेलिजेंस तो होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाते। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा धमाका दे सकती है। ये ना हो, हमारे नेताओं को खुद भी एक कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसके साथ इसी शो को हम वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन देखते रहिए आप आज तक।